हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पेपर 2 साइंस के लिए यूपी टेट 2018 के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो भी आपके फ्रेंड्स यूपी टेट 2026 की पेपर 2 मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह वीडियो उनको शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर इज कोज्ड ड्यू टू ऑप्शन ए एसिड रेन। देखो जो एसिड रेन है उसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनी एसिड रेन है, जो क्या करती है, जो मार्बल है ना, स्टोन जो है उससे उसके साथ रिएक्शन करके उसको डैमेज करती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोन कैंसर बोलते हैं। क्लियर? तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो एसिड रेन है। अब ऑप्शन बी देखो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। देखो जो ग्लोबल वार्मिंग है, सभी ऑप्शनों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कई बार ऑप्शन ना ऐसे होते हैं, जैसे बी ऑप्शन में दोनों टर्म दे दे और वो दोनों ही उसके आंसर हो कोमा लगा के। ठीक है, तो हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे और उनको भी डिटेल में करेंगे, इससे हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। देखो जो ग्रीन हाउस गैस है ना, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, लेकिन ये डायरेक्ट मार्बल कोरोजन का मेन रीज़न नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है वो कट हो गया। अब ऑप्शन सी देखो क्या है, रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी है वो तो अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है, जो न्यूक्लियर प्रोसेस है। ठीक है, स्टोन डैमेज से रिलेटेड नहीं है। अब ऑप्शन डी देखो, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये तो एल्गी और फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से सरफेस पर हल्का डैमेज हो सकता है, पर इसे स्टोन मतलब कि ये स्टोन कैंसर का कोई कोज नहीं है। तो हमारे जो तीनों ऑप्शन है वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हियर। क्लियर? चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर इज। ऑप्शन ए 40%। नो, इतनी कम तो नहीं होती, ऑप्शन ए कट। ऑप्शन बी देखो 78%। ऑप्शन बी देखो, जो नाइट्रोजन है ना, एयर का सबसे अधिक मात्रा वाला गैस है। जो एटमॉस्फेयर है उसमें लगभग 78% तक नाइट्रोजन होती है। बाकी जो कंपोजिशन है, जैसे O2 है, O2 का भी याद रखो आप, 21% होती है। और जो आर्गन है वो होती है, ओगन होती है 0.93। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 का होता है 0.03 से 0.04 तक। ठीक है, तो आप ये नहीं है कि क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस का या है, वो किसी का भी आ सकता है। आपको जितनी भी गैसेस का मिक्सचर होती है ना, ये वायु, सभी का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। अब ऑप्शन सी देखो, ये ऑक्सीजन का है। ठीक है, नाइट्रोजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जो 3 है ना, ये भी गलत है। क्लियर? तो चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्राइन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उसी टॉपिक पर, उसी टर्म पर पूरी कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। लेकिन ये नहीं है कि आपके कुछ समझ ही ना आ रहा हो, और आपका जो स्कोर आएगा आज की क्लास में वो भी मुझे बताना कि कितने में से कितने नंबर आपके सही हुए हैं। आई थिंक आज 28 क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ब्राइन है NaCl का संतृप्त विलयन। ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, कॉमन नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन का जलीय विलयन, या फिर Na2SO4 का जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4। देखो पहले ना मैं आपको थोड़ा सा ब्राइन का मतलब बताऊंगी क्या है। देखो ब्राइन क्या होता है, ये होता है कॉमन सोल्ट। क्लियर? NaCl का सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी में इतना NaCl घोला जाए, मतलब कि जो डिजोल्व ना हो सके। और जो ब्राइन का यूज़ है ना, वो क्लोर एल्कली प्रोसेस में इसका यूज़ होता है। ठीक है, NaOH, Cl2 और H2 बनाने में भी इसका यूज होता है। अब देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। अब ऑप्शन बी देखो, ब्लीचिंग पाउडर को ब्राइन नहीं कहते। क्लियर? अब ऑप्शन सी देखो, क्लोरीन का जलीय विलयन,
क्लोरीन वाटर अलग चीज है, ब्राइन नहीं है। Na2SO4 यह सोडियम जो Na2SO4 का जलीय विघटन का जलीय विलयन, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 है ना, ये सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, इसे ब्राइन नहीं कहते हैं। तो जो हमारे ऑप्शन डी है, सी है और बी है, ये हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। द गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स इज। ऑप्शन ए एसिटिलीन। देखो जो एसिटिलीन है वो का यूज आर्टिफिशियली जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं ना उनको जल्दी राइप करने के लिए किया जाता है। ये एथिलीन हार्मोन जैसा इफेक्ट दिखाती है जो नेचुरल राइपनिंग हार्मोन होता है। मार्केट में क्या है, अक्सर जो कैल्शियम कार्बाइड है ना का यूज होता है जो पानी से रिएक्ट करके एसिटिलीन बनाता है, ये हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जो हमारे क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। क्योंकि देखो जो इथेन है, बी जो ऑप्शन है इथेन, ये तो एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है, और जो ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ये फ्यूल गैस है, राइपनिंग में इसका कोई यूज नहीं है। और जो ऑप्शन डी है ये एक इनर्ट गैस है, राइपनिंग प्रोसेस में इसका कोई रोल नहीं है। अब आपको ना एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो अगर क्वेश्चन आता है नेचुरल फूड राइपनिंग, ठीक है, तो उसका आंसर होगा एथिलीन। और अगर आर्टिफिशियल राइपनिंग की बात आए तो उसका आंसर होगा एसिटिलीन। क्लियर? नोट डाउन करते जाओ। अगर मैं थोड़ा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ ना साथ साथ में, तो आप नोट डाउन करते जाओ अगर आपको लग रहा है कि हमें इसमें प्रॉब्लम है या फिर ये समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स और PDF मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। वर्षा की बूंदों को गोलाकार आकार का उदाहरण करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? टू एक्सप्लेन द स्पेरिकल शेप ऑफ रेनड्रॉप विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल? ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। देखो जो विस्कोसिटी होती है ना, ये एक फ्लो का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये शेप को डिसाइड नहीं करता है। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी देखो सरफेस टेंशन। देखो जो पृष्ठ तनाव है ना, रेन ड्रॉप का स्पेरिकल मतलब कि गोलाकार शेप वाटर के सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन क्या करता है? लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो सरफेस को मिनिमम एरिया में रखने की कोशिश करता है, ठीक है। स्पेयर का जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम होता है, इसीलिए जो बूंद पानी की जो बूंद गिरती है ना वो गोल बन जाती है। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। अब ऑप्शन सी देखो क्रिटिकल चेंज, क्रांतिक परिवर्तन, ये टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ड्रॉप और शेप से इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन डी देखो प्रेशर फोर्स लगाता है, पर स्पेरिकल शेप होने का इसका कोई मेन रीजन नहीं है। तो जो हमारा डी है, ए है और सी है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस? ओगन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। देखो वन बाय वन देखते हैं। ओगन तो एक इनर्ट गैस है, क्लियर, ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका कोई रोल नहीं होता। ऑप्शन बी देखो ये एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। ऑप्शन बी देखो नाइट्रोजन तो एयर का मेजर कंपोनेंट है 78%, ठीक है, तो इसमें भी ये भी कोई हीट ट्रैप में कोई इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, ये एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। ये अर्थ की सरफेस से निकलने वाली जो हीट होती है ना, इंफ्रारेड जो रेडिएशन है को अब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में ट्रैप करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक खनिज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल? ऑप्शन ए बॉक्साइट। देखो जो बॉक्साइट है ना वो एल्यूमिनियम का ओर है, मेटेलिक मिनरल, ठीक है। तो
ये कट हो गया हमारा। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी आयरन का ओर है, ये भी मेटेलिक मिनरल है, ये भी कट हो गया। अब ऑप्शन सी देखो, जिप्सम। देखो जो जिप्सम है इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, CaSO4 2H2O, ठीक है। ये एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। इसका जो यूज है वो सीमेंट और प्लास्टर बनाने में होता है, लेकिन इससे कोई मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। क्लियर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। और जो हीमेटाइट है वो क्या है, देखो हीमेटाइट FeO3, ठीक है, Fe2O3, ये क्या है, आयरन का इंपॉर्टेंट ओर है, तो ये भी एक मेटेलिक मिनरल है, तो ये भी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। क्लियर। बॉक्साइट किसका मेटेलिक, सॉरी एल्यूमिनियम का है, और जो लिमोनाइट है वो आयरन का ओर है, और जो हीमेटाइट है वो भी आयरन का है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों मेटेलिक मिनरल है और सी इनमें नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 या 4 बार आ चुका है यूपी टेट में। ऑप्शन ए देखो, ब्रोमीन Br2। जो ब्रोमीन है एक नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसका जो कलर है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, और ये एक मात्र लिक्विड नॉन मेटल है। क्लियर। तो जो ऑप्शन ए है वही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है। अब देखो ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन एक सॉलिड नॉन मेटल है। क्लियर। यह कैसे, पर्पल जो वेपर होते हैं ना वो बनाता है जब हम इसको हीट करते हैं। क्लियर। अब ऑप्शन सी देखो, सल्फर। सल्फर एक येलो कलर का सॉलिड नॉन मेटल है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, वाइट रेड कलर का फॉस्फोरस जो होता है। क्लियर। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन ए। लेकिन हमें इनका भी पता होना चाहिए कि ये कौन से कलर के हैं और मेटल है या नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, किस वैज्ञानिक ने रेडियम तत्व की खोज की थी, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द एलिमेंट रेडियम। देखो जो रेडियम है उसकी खोज किसने की थी, न्यूटन। ऑप्शन ए देखो, न्यूटन ने किसकी खोज की थी, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटी के लिए फेमस है ये, ठीक है। रेडियम से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी यहीं पे एलिमिनेट हो गया, सॉरी ए। ऑप्शन बी देखो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए फेमस हैं, ठीक है। ऑप्शन सी देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर रिसर्च की थी, ठीक है, के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो ही हमारा इसका क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। जो मैरी क्यूरी है उन्होंने कब, मैरी क्यूरी ने 1898 में, ईयर भी पूछी जा सकती है क्योंकि यूपी टेट में ऑलमोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। 1898 में अपने हस्बैंड क्यूरी के साथ मिलकर रेडियम की डिस्कवरी की थी। उन्होंने रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं उन पर रिसर्च की और इसी फील्ड में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ओजोन है। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का यौगिक, अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। गलत, क्योंकि ऑक्सीजन, ओजोन सिर्फ ऑक्सीजन एटम से बना है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का अपर रूप, एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। यस, दिस इज द राइट आंसर। जो ओजोन गैस है, एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, देखो जो सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें एटम की अरेंजमेंट अलग होती है। क्लियर। अब जैसे O2 है, ये क्या है, ये एक नॉर्मल फॉर्म है ऑक्सीजन की, लेकिन O3 क्या है, ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। जो एटमोस्फेयर में ओजोन लेयर हमें हार्मफुल जो यूवी रेज है ना उनसे प्रोटेक्ट करती है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है ना उनसे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। अब ऑप्शन सी देखो, ऑक्सीजन का समावयव मतलब आइसोमर,
आइसोमर ऑफ ऑक्सीजन, देखो आइसोमर अलग कंपाउंड्स के लिए होता है, सिंपल एलिमेंट के लिए नहीं होता। ऑप्शन डी देखो ऑक्सीजन का समस्थानिक एंड आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप में तो न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है, क्लियर, तो लेकिन स्ट्रक्चर उनका सेम रहता है, इसीलिए O3 आइसोटोप नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। अ पार्टिकल ऑफ मास m हैज मोमेंटम p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। ऑप्शन ए देखो m, ये तो मोमेंटम का डायमेंशन है, एनर्जी का नहीं है। अब ऑप्शन बी देखो, ये क्या है, ऑप्शन बी ये तो एक फॉर्मूला डेरिवेशन से कोई इसका मैच नहीं कर रहा है ये। अब ऑप्शन सी देखो, हाफ 1/2 फैक्टर मिसिंग है इसमें, ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है वो भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, क्लियर, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, 2m, मतलब कि p का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, 2 मास, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी कराया था पूरा डिटेल में ये फॉर्मूला, अगर किसी ने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर देखना, मैंने पूरा उसमें ये डिटेल में कराया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, 2 बार तो हमारे सामने ही आ चुका, कल भी और आज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न पदार्थों में कौन सा एक लौह चुंबक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो ऑप्शन ए देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वे मटेरियल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, पर परमानेंट मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं, ठीक है। कॉमन जो फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट है वो है आयरन, कोबाल्ट और निकल, क्लियर। तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। अब देखो जो गोल्ड है वो नॉन मैग्नेटिक मेटल है, तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी देखो, वुड भी एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब जो डी है ग्रेफाइट, तो एक कार्बन की फॉर्म है, मैग्नेटिक नहीं है, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी निकल इज द राइट आंसर हियर। ये भी आप याद कर लो जो कॉमन जो इसने बताए हुए हैं, गोल्ड भी नहीं है और लकड़ी भी नहीं है और ग्रेफाइट भी नहीं है, ठीक है। निकल, कोबाल्ट और आयरन, ये याद रखो आप, ठीक है। FeCO और Ne, ये क्या है, ये कॉमन फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्वनि का वेग अधिकतम है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। ऑप्शन ए वायु में, एयर, इन एयर। देखो जो साउंड की स्पीड होती है ना, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो साउंड की स्पीड होती है ना वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर सबसे कम जो होती है ना वो गैस में होती है, सबसे कम, क्लियर। सबसे ज़्यादा सॉलिड में और सबसे कम गैस में होती है, क्योंकि जो सॉलिड्स है ना, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इसीलिए जो वाइब्रेशंस है ना वो जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो एयर है उसमें 343 मीटर पर सेकंड की उससे मतलब ये है स्पीड, वाटर में होगी 1500 मीटर पर सेकंड, और इसमें इस्पात जो स्टील है उसमें होगी 5000 मीटर पर सेकंड। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो क्या है, अब आप खुद ही बताओ। मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा किस में होगी, सॉलिड में होगी, उसके बाद लिक्विड में होगी और उसके बाद किस में होगी, गैस में। तो जो एयर है, एयर तो एक गैस है, इसमें तो सबसे कम होगी। ऑप्शन बी देखो, वाटर है, लिक्विड है, गैस से ज़्यादा होगी पर सॉलिड से कम होगी, इसीलिए ये भी कट हो गया। अब ऑप्शन सी देखो, इन वैक्यूम, निर्वात लिक्विड वैक्यूम में साउंड ट्रैवल ही नहीं करती, तो ये भी कट हो गया। अब क्या आया हमारे पास, इस्पात क्या है, स्टील में जो साउंड की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगी, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में फिर उसके बाद और फिर गैस में सबसे कम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जब एक कांच का एक छड़ ऊन से रगड़ते हैं उस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद वूल, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट। ऑप्शन ए देखो, ये तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है,
मतलब कि एक जनरल टर्म है, स्पेसिफिक टाइप नहीं बताता, तो हमारा ये ऑप्शन कट हो गया। अब बी देखो, धन आवेश, दिस इज द राइट आंसर हियर, पॉजिटिव चार्ज। देखो जब ग्लास रोड को ऊन या सिल्क से रब करते हैं ना, तो जो ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन, जो ग्लास रोड है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनको लूज कर देता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब है कि रोड पर कैसा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी तरफ है सिल्क, सिल्क क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसीलिए सिल्क पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो जो अब देखो सी सी क्या कह रहा है, नेगेटिव चार्ज, ये वूल और सिल्क पर आता है, ग्लास रोड पर नहीं आता, तो ये भी हमारा गलत है। अब डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ अबव, गलत, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक गैस तो एक नेचुरल गैस तो एक फॉसिल फ्यूल है जो लिमिटेड क्वांटिटी में मिलती है, तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। क्लियर। अब ऑप्शन बी देखो, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है, तो ये भी रिन्यू नहीं होता, तो ये भी नॉन रिन्यूएबल है, तो कट हो गए ना हमारे ए और बी। अब सी देखो, पवन जल, विंड वाटर एनर्जी, यस, जो विंड वाटर एनर्जी है, विंड एनर्जी पवन ऊर्जा और हाइड्रो एनर्जी जल ऊर्जा, ये दोनों क्या है, रिन्यूएबल सोर्स हैं। क्लियर। ये नेचुरली बार बार वो, मतलब कि इनको ये वो नहीं है कि हम इनको रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, ये ख़त्म नहीं होते हैं। जो विंड टरबाइन से ना जो हवा की एनर्जी है, हवा की एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में, और डैम्स से वाटर फ्लो से क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। अब ऑप्शन डी देखो, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे रखा है, ये भी फॉसिल फ्यूल है, लाखों साल में बनता है, तो ये भी नॉन रिन्यूएबल है। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। विंड और जो वाटर है वो क्या है, ये रिन्यूएबल है। क्लियर। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी ना किसी तरीके से जरूर आता है, ये यूपी टेट में भी आता है और ये सी टेट में भी आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द रेशियो ऑफ मोमेंटम टू वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी गिव्स विच फिजिकल क्वांटिटी। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मोमेंटम और वेलोसिटी के रेशियो से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनती है। सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला याद करो। ठीक है, देखो ये क्या है, मोमेंटम, P इक्वल टू M इंटू वी। M क्या है, मास, और V क्या है, वेलोसिटी। ये है मास। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मोमेंटम को वेलोसिटी से डिवाइड करना है। क्लियर, मोमेंटम को वेलोसिटी से डिवाइड करना है, तो अब P की जगह mv रख देंगे हम, समझ रहे हो, P/v, और P की जगह mv रख देंगे, तो यहाँ पर v ऊपर और नीचे दोनों जगह है, तो इसीलिए v से v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ m बचेगा, मास। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नैनोमीटर बराबर होता है, देखो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर इक्वल होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। ऑप्शन ए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने तो जो न्यूक्लियर मॉडल है ना और जो गोल्ड फॉइल है उसके एक्सपेरिमेंट के लिए फेमस है ये। ठीक है, तो ये तो नहीं है। रोन्टजन, ऑप्शन बी देखो, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो रोन्टजन है उन्होंने 1895 में एक्सरेज की डिस्कवरी की थी,
उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त देखा कि एक नई तरह की इनविजिबल रेडिएशन है ना वो निकल रही है, इसीलिए उन्होंने इसे एक्सरेज नाम दे दिया। क्लियर। उन्हें इसी डिस्कवरी के लिए फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में सॉरी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। जो मैक्सवेल है इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के लिए फेमस है, ये इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव थ्योरी दी थी। और जो ऑप्शन डी है टोरिसेली, इन्होंने क्या किया था, बैरोमीटर का आविष्कार किया था। नोट डाउन कर लेना, ये बैरोमीटर भी कई बार आया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ सकता है, न्यूक्लियर मॉडल भी आ सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? ऑप्शन ए देखो कॉटन। देखो कॉटन क्या है, कॉटन तो हमें प्लांट से मिलता है, तो ये क्या है, नेचुरल फाइबर है। अब ऑप्शन बी देखो सिल्क, सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ये भी एक नेचुरल फाइबर है। अब देखो एक्रेलिक, जो एक्रेलिक है वो एक सिंथेटिक फाइबर है जो लैब में केमिकल से बनाया जाता है, इसीलिए यह नेचुरल फाइबर नहीं है। और यही इसने इसमें पूछा है कि विच इज़ नॉट अ नेचुरल फाइबर, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। और जो डी है जूट है, जो ये प्लांट स्टेम से मिलता है, ये भी एक नेचुरल फाइबर है। ठीक है, तो जो नेचुरल फाइबर हैं वो होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं। कॉटन, सिल्क और जूट सब क्या है, नेचुरल फाइबर हैं। लेकिन जो एक्रेलिक है वो क्या है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसीलिए ये नेचुरल फाइबर नहीं है। सो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अदरक कायांतरण है। जिंजर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। देखो जो जिंजर है ना, अदरक, वो एक क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। क्लियर, जिसे क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। ये जमीन के अंदर ग्रो करता है, इसीलिए कई लोग इसे क्या समझ लेते हैं, रूट समझ लेते हैं। लेकिन अगर साइंस की बात करें तो ये क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। नोड और इंटरनोड होते हैं, आइस बड्स से नए शूट्स निकलते हैं। क्लियर। अब जो ऑप्शन बी है देखो ये रॉन्ग है, क्योंकि रूट में नोड्स और बड्स नहीं होते, इसीलिए जिंजर रूट की कैटेगरी में नहीं आता। पत्ती तो एक लीफ का मॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक है, फ्रूट तो एक फ्लावर की जो ओवरी है उससे बनता है, ओवरी से। जिंजर फ्रूट नहीं है। क्लियर। तो जो ऑप्शन डी है, सी है, ए है, वो सॉरी बी है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वास्तविक फल उत्पन्न होता है। अ ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम। देखो ऑप्शन ए ओवरी, यस दिस इज द राइट। देखो जो फ्रूट होता है ना, वास्तविक फल, वो फ्लावर की ओवरी, अंडाशय से बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और जो ओव्यूल है उससे क्या बनते हैं, सीड्स। क्लियर। इसीलिए जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से बनता है उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। क्लियर। ऑप्शन बी देखो ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट होता है, फूड में नहीं, तो एलिमिनेट हो गया। पेटल तो एक अट्रैक्शन के लिए होती है, फ्रूट डेवलपमेंट में तो कोई रोल नहीं है। अब ऑप्शन डी देखो सेपल, बाह्य दल तो प्रोटेक्शन करता है ना। ठीक है, ये तो प्रोटेक्शन करता है, बर्ड का फ्रूट नहीं बनाता। ये फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट बन जाती है और ओव्यूल सीड बन जाता है, इसीलिए जो ट्रू फ्रूट है वो ओवरी से डेवलप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा पौधा जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है। अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड। ऑप्शन ए देखो मस्टर्ड। देखो जो मस्टर्ड है ना, ये तो एक फ्लावरिंग प्लांट है। क्लियर, सीड्स से रिप्रोड्यूस करता है, ये तो समझ रहे हो। ऑप्शन बी देखो राइस भी सीड से प्रोड्यूस होता है। पेटूनिया देखो डी ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी देखो फन क्या है, फन एक ऐसा प्लांट है जो सीड्स से नहीं बल्कि किससे, स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर। तो जो हमारे इसका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। जो फन के नीचे लीव्स जो होती है ना, इनके नीचे छोटे छोटे ब्राउन डॉट्स होते हैं लीव्स के नीचे, और जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं, इनमें स्पोर्स बनते हैं। अब ऑप्शन डी देखो, ये भी आ सकता है कि पेटूनिया में क्या है, वो ये क्या है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, सीड्स से रिप्रोडक्शन करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। द इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट। ऑप्शन ए देखो क्या है, मैग्नीशियम। देखो जो मैग्नीशियम है, तब ये तो किसका पार्ट है, क्लोरोफिल का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, क्लोरोफिल का। फोटोसिंथेसिस में इसका रोल होता है। अब ऑप्शन बी देखो, कट हो गया हमारा ये कॉपर क्या है, एंजाइम एक्टिविटी में हेल्प करता है, तो ये भी हमारा कट हो गया। क्लियर। ऑप्शन सी देखो क्या है,
ऑप्शन सी है नाइट्रोजन। यस, यही इसका सही जवाब है। देखो जो नाइट्रोजन है ना वो प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स और प्रोटीन का मेन कंपोनेंट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए और अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन जरूर होती है। इसीलिए नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से प्लांट ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है और लीव्स जो है वो येलो कलर की हो जाती है। क्लियर। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। अब डी देखो, आयरन क्लोरोफिल फॉर्मेशन में इनडायरेक्टली क्या करता है, हेल्प करता है, पर प्रोटीन का जो मेन एलिमेंट है वो ये नहीं है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो हो सकती है कि थोड़ा लेंथी हो, लेकिन वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आज की वीडियो के। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? देखो ऑप्शन ए रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? ये तो एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, तो ऑप्शन ए कट हो गया हमारा। अब बी देखो, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। क्लियर, तो ये भी कट हो गया। अब ऑप्शन सी देखो, अर्थराइटिस। ये एक जॉइंट इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं होता फॉर्मली नॉर्मली इसमें, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या है, इसका हैजा कोलेरा, ये एक इसका राइट आंसर है। क्योंकि जो हैजा है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी से होता है। ये पानी और फूड से स्प्रेड होता है, इसीलिए ये एक क्या है, नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन में ये जरूर रीड करना आपको कि नोट तो नहीं है, ये नोट की वजह से सारे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। कई बार हम क्या करते हैं एग्जाम में, जल्दबाजी में क्वेश्चन अच्छे से बिना रीड किए ऑप्शन वहाँ पे गोला फिल कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि हमने ये क्या कर दिया, फिर हम उसको कट भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, चारों ऑप्शंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक आपको मान लिया आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको इसका आंसर आता है, लेकिन जल्दबाजी में इसके आंसर को देख के टिक मत करो। फटाफट पहले चारों ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो, उसके बाद ही अपना फाइनल मतलब आंसर टिक करो, ठीक है। और उसके बाद में फिर अपनी जो OMR शीट है उसको फिल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाई प्राप्त होती है। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से तो नहीं मिलती है, ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी देखो, फंगी, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो जो पेनिसिलिन है ना एक एंटीबायोटिक है जो किससे प्राप्त होती है, फंगस से प्राप्त होती है। क्लियर। इसकी जो डिस्कवरी है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। और ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये फंगस जो पेनिसिलिन है, नोटे उससे जो पेनिसिलिन जो है ना वो बैक्टीरिया को मारने या उनकी ग्रोथ रोकने के काम आती है। क्लियर। और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं, आपको ना 4 ऑप्शन दे देंगे, वो यहाँ पे साइंटिस्ट नेम दे देंगे और यहाँ पे उनकी डिस्कवरी दे देंगे और वो मिक्स करके दे देंगे आपको कि इसकी डिस्कवरी किसने की। तो ये भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी ना यूपी टेट में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करना। डिस्कवरीज के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आते हैं ज़रूर। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन बी। देखो जो एल्गी है ये एंटीबायोटिक का मेन सोर्स नहीं है, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, पेनिसिलिन इनसे नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। देखो जो विटामिन्स होते हैं ना वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस और इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ये हमारी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं देते हैं। लेकिन देखो जो प्रोटीन है, प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है, कितनी, 4 किलो कैलोरी, ठीक है, एनर्जी देता है। फैट्स से भी मिलती है, ये 1 ग्राम का बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और फैट से भी एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो जो तीनों है हमारे कट हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए के कोडिंग अणुओं को कहा जाता है? द कोडिंग यूनिट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड कोडोन। ऑप्शन ए देखो, पहले ऑप्शन ए कोडोन। देखो जो डीएनए में जेनेटिक फॉर्मेशन है ना वो ट्रिपलेट बेस के फॉर्म में लिखी होती है। क्लियर। हर नाइट्रोजन बेस का जो ग्रुप है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड
को क्या करता है, कोड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। अब बी देखो, न्यूट्रॉन, ये तो एक एटम का न्यूट्रल पार्टिकल है, डीएनए कोडिंग से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन सी देखो, ये तो एक हार्मोन है, क्लियर। अब ऑप्शन डी देखो, एंजाइम, ये तो एक कोई इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। तो ये हमारे कट हो गए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? देखो, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में जिसकी ज़रूरत हो, ठीक है, हमारी बॉडी को या प्लांट को, उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे। और मैक्रो होता है जिसकी मतलब कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में जिसकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो इसमें जो सिलिकॉन है, सोडियम है, कॉपर है, ये सारे के सारे क्या हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। लेकिन जो कैल्शियम है ये क्या है, एक मैक्रो न्यूट्रेंट की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत है वो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, क्लियर। अब इन्होंने यहाँ पर ना तो प्लांट लिखा कि प्लांट के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हियर। ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर है, मैंने करा रखा है इसको, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना, वहाँ पर आपको इसकी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, उसको भी आप जाकर ज़रूर देख लेना। तो आज की ये क्लास हमारी ओवर हो गई है। आई होप आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और जो भी आपके फ्रेंड्स यूपी टेट पेपर 2 साइंस या सी टेट पेपर 2 साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास हमारे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू PYQs के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।